नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 10 साइंस चैप्टर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 2। इसमें हम सेक्शन 11.3 एंड सेक्शन 11.4 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के दो सेक्शंस 11.1 एंड 11.2 हमने पार्ट 1 में पढ़े हैं। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप इससे पहले उसे जरूर देखें। आइए हम यहाँ सेक्शन 11.3 से शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म से होके लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होता है। यू हैव लर्नड हाउ लाइट गेट्स रिफ्रैक्टेड थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। हमने ऊपर देखा है कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होता है। फॉर पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस एज इन ग्लास स्लैब द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ग्लास स्लैब की तरह के रेक्टेंगुलर सर्फेसेस से जब लाइट रिफ्रैक्ट होता है तो जो रे बाहर निकलती है, जो इमर्जेंट रे होती है, वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होती है। ये चीज हमने चैप्टर 10 में देखी थी। हाउएवर इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लैटरली। और जो इमर्जेंट रे होती है वो ओरिजिनल रे से थोड़ी खिसकी हुई होती है। पैरेलल होने से पहले वो थोड़ा स्लाइटली शिफ्टेड होती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। हाउ वुड लाइट गेट रिफ्रैक्टेड थ्रू अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म। लेकिन अगर प्रिज्म की बात करें तो लाइट प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्ट होता है। कंसिडर अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। तो एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म को कंसिडर करते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये प्रिज्म टेढ़ा रखा हुआ है। इट हैज 2 ट्रायंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसेस। इस प्रिज्म के 2 ट्रायंगुलर बेसिस हैं, एक नीचे वाला ये वाला फेस जो सबसे नीचे है, और एक सबसे ऊपर वाला फेस ट्रायंगुलर है, ट्रायंगल की तरह का है। और इसके 3 फेसेस रेक्टेंगुलर हैं, एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला और एक पीछे वाला। ये 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं। दीज सर्फेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। ये जितने भी सर्फेसेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर एंगल बना रहे हैं, एक एंगल से इंक्लाइंड हैं। द एंगल बिटवीन इट्स 2 लेटरल फेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म के 2 फेसेस के बीच में जो भी एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। लेट अस नाउ डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। नीचे हम एक एक्टिविटी करेंगे और समझेंगे कि लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होता है एक प्रिज्म से। एक्टिविटी 11.1। फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन्स। ड्राइंग पिन्स की मदद से हमें ड्राइंग बोर्ड पे एक व्हाइट पेपर की शीट फिक्स करनी है। प्लेस अ ग्लास प्रिज्म ऑन इट इन सच अ वे दैट इट रेस्ट्स ऑन इट्स ट्रायंगुलर बेस। प्रिज्म कुछ इस तरह रखना है कि वो अपने ट्रायंगुलर बेस पे रेस्ट करे। इस ट्रायंगुलर बेस को ड्राइंग शीट के ऊपर रखना है। ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द प्रिज्म यूजिंग अ पेंसिल। अब जब आप इस ट्रायंगुलर बेस को ड्राइंग शीट के ऊपर रखें तो पेंसिल से इसकी एक आउटलाइन बना लें, ड्रॉ कर लें उसके चारों तरफ, तो आपको कुछ ऐसा शेप मिलेगा। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन PE इंक्लाइंड टू वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस से AB ऑफ द प्रिज्म। तो इसके एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो कि AB है, इस पे हमें एक इंसिडेंट रे बनानी है, एक लाइन ड्रॉ करना है, एक एंगल के साथ ये रे इंसिडेंट करानी है। फिक्स 2 पिन्स से P एंड Q ऑन द लाइन PE एज शोन इन फिगर 11.4। तो जैसा यहाँ 2 P और Q पॉइंट्स दिखाए गए हैं, यहाँ पे 2 पिन्स लगाने हैं हमें, ड्रॉइंग पिन्स। लुक फॉर द इमेजेस ऑफ द पिन्स। फिक्स दैट पॉइंट P एंड Q थ्रू द अदर फेस AC। अब ये ऑपोजिट फेस है AC, बीच में रखा है प्रिज्म। हमें उसके दूसरे फेस से आके इन पॉइंट्स P और Q को देखने की कोशिश करनी है। फिक्स 2 मोर पिन्स एट पॉइंट्स R एंड S सच दैट पिन्स एट R एंड S एंड द इमेजेस ऑफ द पिन्स एट P एंड Q लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो जब आप यहाँ से इन पॉइंट्स P और Q को देख रहे होंगे तो जिस पॉइंट पे आपको P और Q दिखाई देता है उसी पॉइंट पे 2 और पिन्स लगाने हैं, R और S। और ये ध्यान रखना है कि R के सामने Q हो और S के सामने P हो। रिमूव द पिन्स एंड द ग्लास प्रिज्म। और ऐसा करने के बाद हम यहाँ पे रखे ग्लास प्रिज्म को और यहाँ जो हमने पिन्स लगाए हैं उन्हें हटा लेंगे। द लाइन PE मीट्स द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म एट पॉइंट E। ये लाइन PE प्रिज्म की इस बाउंड्री AB को E पॉइंट पे मिलता है। सिमिलरली ज्वाइन एंड प्रोड्यूस द पॉइंट R एंड S। तो ये जो 2 पॉइंट्स हमने इन पॉइंट्स P और Q को देख के बनाए हैं, इन्हें ज्वाइन करना है। लेट दीज लाइंस मीट द बाउंड्री ऑफ द प्रिज्म एट E एंड F रेस्पेक्टिवली। ज्वाइन E एंड F। तो इन पॉइंट से होके भी एक लाइन निकलेगी
जो प्रिज्म की इस वाली बाउंड्री पे मीट करेगी F पॉइंट पे, और इस E पॉइंट और F पॉइंट को मिला देना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस AB एंड AC ऑफ द प्रिज्म एट पॉइंट E एंड F रेस्पेक्टिवली। इन पॉइंट्स E और F पे हमें इस वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस और इस वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन। ये दोनों ही डॉटेड लाइन इन दोनों ही सरफेसेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर है। मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R एंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस E एज शोन इन फिगर 11.4। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम जानते हैं, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। तो ये है हमारी इंसिडेंट रे जो इस प्रिज्म पे पड़ेगी, और इस वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना रही है, एंगल I, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। पहले सरफेस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब जब फाइनली ये रिफ्रैक्टेड रे प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो ये इमर्जेंट रे कहलाएगी। ये इमर्जिंग रे निकलने वाले सरफेस के नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसे एंगल ऑफ इमर्जेंस यहाँ पे E कहा जा रहा है। और भी एक टर्म यूज होता है जिसे डेविएशन कहते हैं। डेविएशन वो एंगल है जिस एंगल से ओरिजिनल लाइट जो आ रही थी मुड़ गई। अगर रास्ते में प्रिज्म नहीं मिलता इस इंसिडेंट लाइट को तो ये सीधी निकल जाती, लेकिन ये अभी सीधी न होके इस दिशा में मुड़ गई है, इस डायरेक्शन में मुड़ गई है। तो वो कितने एंगल से मुड़ी है, इस एंगल को एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं, जिसे कैपिटल D से दिखाया जाता है। और प्रिज्म के दो फेसेस के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, जिसे यहाँ दिखाया गया है। तो आप देखेंगे एंगल A जो है ये ऊपर वाला, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, और एंगल D जो है वो एंगल ऑफ डिविएशन है कि किस एंगल से लाइट फाइनली मुड़ गई। Here PE is the incident ray, EF is the refracted ray। PE incident ray है, EF refracted ray है। पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन हुई है, उसके बाद ये हमें रिफ्रैक्टेड रे मिला है। उसी तरह FS को हम इमर्जेंट रे बुलाएंगे। FS is the emergent ray, जो बाहर निकलने वाली रे है। You may note that ray of light is entering from air to glass at the first surface AB। आप ध्यान देंगे कि प्रिज्म ग्लास का बना है, और ये जो सरफेस AB है वहां पे ये इंसिडेंट लाइट एयर से ग्लास के प्रिज्म में एंटर कर रही है, तो यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है। द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन हैज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एट द सेकंड सरफेस AC द लाइट रे हैज एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर, हेंस इट हैज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वहीं आप अगर AC सरफेस को कंसीडर करें तो ये लाइट रे ग्लास से एयर में निकल रही है, एक डेंसर मीडियम से एक रेयरर मीडियम में जा रही है, एक ज्यादा घने मीडियम से एक कम घने मीडियम में निकल रही है, तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर रही है। इसे सीधा चले जाना चाहिए था, ये नॉर्मल से दूर जा रही है। और कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट ईच रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म। तो हमें हर रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB और AC पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कंपेयर करना है। जिस तरह इस एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB का अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसी तरह इस सरफेस AB का भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। AB सरफेस के लिए इंसिडेंट रे ये बीच वाली है, और ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी यहाँ पे, ये इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे फाइनल निकल रही है, जिसे हम इमर्जेंट रे बुला रहे हैं पूरे प्रिज्म को देख के, तो इस एक सरफेस AC के लिए ये रे रिफ्रैक्टेड रे होगी, और ये जो इस वाले सरफेस के नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो हमें दोनों ही के एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस को कंपेयर करना है। इज दिस सिमिलर टू द काइंड ऑफ बेंडिंग दैट अकर्स इन अ ग्लास स्लैब? तो क्या ये बेंडिंग उसी तरह की है जिस तरह ग्लास स्लैब में होता है? तो अगर आप एक सरफेस को कंसीडर करेंगे तो जो बेंडिंग का नेचर है वो बिल्कुल ग्लास स्लैब की तरह का है, लेकिन प्रिज्म में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं तो बेंडिंग दो बार हो रही है। The peculiar shape of prism makes the emergent ray bend at an angle to the direction of incident ray. It is called angle of deviation. हम अगर ग्लास प्लेन की बात करें तो इमर्जेंट रे इंसिडेंट रे के पैरेलल हुआ करता था,
लेकिन इस एंगल के कारण इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे के या इमर्जेंट रे के पैरेलल नहीं रहा है, एक खास एंगल से मुड़ गया है और इसे हम एंगल ऑफ डिविएशन कह रहे हैं। In this case, angle D is the angle of deviation. Mark the angle of deviation in above activity and measure it. तो इस एक्टिविटी में जो एंगल ऑफ डेविएशन हमें मिली है इसे मार्क करके इसे मेजर करना है अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हो तो। आगे है सेक्शन 11.4 डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से होके लाइट किस तरह डिस्पर्स होती है, किस तरह अलग अलग हो जाती है, ये देखेंगे। यू मस्ट हैव सीन एंड अप्रिशिएटेड द स्पेक्टेकुलर कलर्स इन अ रेनबो। आपने रेनबो जरूर देखा होगा और उसके रंगों को जरूर ही अप्रिशिएट किया होगा। हाउ कुड द व्हाइट लाइट ऑफ द सन गिव अस वेरियस कलर्स ऑफ द रेनबो। सन की उजली लाइट हमें रेनबो के इतने कलर्स कैसे दे पाता है। बिफोर वी टेक अप दिस क्वेश्चन वी शैल गो बैक टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। हम इस क्वेश्चन को लें, इससे पहले प्रिज्म से हो रहे लाइट के रिफ्रैक्शन को देखेंगे। द इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म शो एक्साइटिंग फेनोमेना। तो प्रिज्म का जो ये ग्लास सरफेस एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड है, ये एक इंटरेस्टिंग फेनोमेना शो करता है। लेट अस फाइंड इट आउट थ्रू एन एक्टिविटी। आइए इसे एक एक्टिविटी करके पता करें। एक्टिविटी 11.2 टेक अ थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड मेक अ स्मॉल होल और नैरो स्लिट इन इट्स मिडिल। एक कार्डबोर्ड लें और उसके बीच में एक छोटा छेद करें। अलाउ सनलाइट टू फॉलो ऑन द नैरो स्लिट। सनलाइट को उस छोटे छेद पे पड़ने दें। दिस गिव्स अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट। ऐसा करने से आपको एक उजले लाइट की पतली बीम मिलेगी। नाउ टेक अ ग्लास प्रिज्म एंड अलाउ द लाइट फ्रॉम द स्लिट टू फॉल ऑन इट्स फेस एज शोन इन फिगर 11.5। स्लिट से जो पतली बीम ऑफ लाइट निकल रही है उसे एक प्रिज्म से होके पास करने दें। Turn the prism slowly until the light that comes out of it appears on a nearby screen. प्रिज्म को थोड़ा टर्न करें तब तक कि एक स्क्रीन पे प्रिज्म से निकल रही लाइट आपको नहीं मिलती। What do you observe? Do you find a beautiful band of colors? Why does this happen? तो आपको एक रंग बिरंगी लाइट इस प्रिज्म के लास्ट वाले सरफेस से निकलती हुई दिखाई देगी। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। The prism has probably split the incident white light into a band of colors. तो जो व्हाइट इंसिडेंट लाइट प्रिज्म पे पड़ रही थी उसे इस प्रिज्म ने उसके अलग अलग रंगों में तोड़ दिया है, स्प्लिट कर दिया है। नोट द कलर्स दैट अपीयर एट टू एंड्स ऑफ द कलर बैंड। तो ये जो कलर बैंड है इसके दो एंड पे कौन कौन से रंग हैं ये देखने हैं। तो एक एंड पे V लिखा है, दूसरे एंड पे R लिखा है। V फॉर वायलेट एंड R फॉर रेड। तो एक एंड पे रेड है, दूसरे एंड पे वायलेट है। What is the sequence of colors that you see on the screen? तो इनका सीक्वेंस क्या है, वायलेट के बाद कौन सा रंग आता है, उसके बाद कौन सा रंग आता है, तो ये सीक्वेंस बताना है। The various colors seen are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. तो ये सीक्वेंस कुछ इस तरह है कि सबसे पहले वायलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड एज शोन इन फिगर 11.5। और इन्हीं कलर्स को इस फिगर 11.5 में दिखाया गया है। The acronym VIBGYOR will help you to remember the sequence of colors। और इन कलर्स को हम विबग्योर से भी जानते हैं। ये एक छोटा नाम है, शॉर्ट फॉर्म है, जिससे हम इन कलर के नाम को, इनके सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। और इस पूरे बैंड को, अलग अलग कलर में दिख रहे इस लाइट को हम लाइट का स्पेक्ट्रम कहते हैं। यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर्स सेपरेटली। जब आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो तो ये इतने कलर्स आपको दिखाई नहीं भी दे सकते हैं। येट समथिंग मेक्स ईच कलर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर। लेकिन फिर भी एक कलर दूसरे से अलग अलग लगेगा। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्शन। और एक व्हाइट लाइट को इसके अलग अलग कलर्स में तोड़ने को हम डिस्पर्शन कहते हैं। यू हैव सीन दैट व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर कंपोनेंट्स बाय अ प्रिज्म। आपने देखा कि एक व्हाइट लाइट 7 रंगों के लाइट में टूट गई है।
अलग अलग हो गई है। वाई डू वी गेट दीज कलर्स? तो हमें ये कलर्स, ये रंग बिरंगी लाइट क्यों मिलती है? डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विथ रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे है और हर रंग की लाइट इंसिडेंट रे के साथ एक अलग एंगल बना के मुड़ती है। जैसे कि रेड कलर जिस एंगल से मुड़ी है इंसिडेंट रे के साथ, उससे ज्यादा एंगल से ये वॉयलेट वाली रंग मुड़ी है। द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट वाइल द वायलेट द मोस्ट। रेड सबसे कम मुड़ती है और वायलेट सबसे ज्यादा मुड़ती है। दस द रेज ऑफ ईच कलर इमर्जेस अलोंग डिफरेंट पाथ्स एंड दस बिकम डिस्टिंक्ट। इनके मुड़ने में चूंकि डिफरेंस है, इसीलिए ये अलग अलग दिखाई देते हैं। इट इज द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स दैट वी सी इन अ स्पेक्ट्रम। एक स्पेक्ट्रम में हमें अलग अलग रंग दिखाई देंगे। आइजैक न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। तो न्यूटन सबसे पहले थे जिन्होंने सनलाइट से इस तरह की स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करी थी। ही ट्राइड टू स्प्लिट द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट फर्दर बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। तो एक प्रिज्म से लाइट को स्प्लिट करने के बाद उन्होंने एक और प्रिज्म रख के ट्राई किया था इससे फर्दर स्प्लिट करने का, इसे और तोड़ने का। हाउएवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स। लेकिन ऐसा करने के बाद उन्हें और भी रंग नहीं मिले। ही देन प्लेस्ड अ second identical prism in an inverted position with respect to the first position as shown in figure 11.6। तो एक और प्रिज्म सीधे रखने से उन्हें और रंग जब नहीं मिले तो उन्होंने उस प्रिज्म को उलट के रखा, जैसा कि इस फिगर 11.6 में दिखाया गया है। दिस allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism। और उलट के रखने के बाद ये स्पेक्ट्रम के सारे कलर्स वापस से इस प्रिज्म से होके पास किए। He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism। और दूसरे प्रिज्म से अब की बार जो फाइनल लाइट निकल रही थी वो भी वाइट थी। ये सारे रंग जुड़ गए आपस में और उजली लाइट वापस निकली। This observation gave Isaac Newton the idea that sunlight is made up of 7 colors। और इससे न्यूटन को ये आइडिया लगा कि सनलाइट 7 रंगों से मिलके बनी है। Any light that gives a spectrum similar to that of sunlight is often referred to as white light। तो सनलाइट की तरह जो भी लाइट ये 7 रंगों का स्पेक्ट्रम देती हो उसे हम व्हाइट लाइट कहते हैं। रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपीयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। बारिश होने के बाद आसमान में रेनबो अपने आप बनता है। ये एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि बनता है। इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स के कारण बनता है। छोटी छोटी पानी की बूंदों से डिस्पर्स होकर लाइट हमें दिखाई देती है। अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द सन। रेनबो हमेशा सूरज के उल्टे दिशा में बनता है। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म्स। तो छोटी छोटी पानी की बूंदें छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट that reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop। तो सबसे पहले ये जो सनलाइट इंसिडेंट होती है इस रेनड्रॉप पे वो पहली बार रिफ्रैक्ट इसके सरफेस पे होती है। उसके बाद इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और इस सरफेस से बाहर निकल रही होती है तो फिर रिफ्रैक्शन होता है और फाइनली हमें बैंड ऑफ कलर्ड लाइट मिलते हैं जिसे हम रेनबो के फॉर्म में देख पाते हैं। ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई। तो इस फेनोमेना के कारण लाइट का डिस्पर्सन हो पाता है और डिस्पर्स्ड लाइट हम देख पाते हैं। यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और थ्रू अ वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड यू। आप रेनबो एक सूरज उगे दिन में भी देख सकते हैं अगर आप एक पानी के झरने से या पानी के फवारे से देखें, और अगर सूरज आपके पीछे हो तो आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा, रेनबो दिखाई देगा। यहाँ ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या इंटरनल रिफ्लेक्शन इन रेनबो, और इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। अभी के लिए हमें ये जानना है कि रेनड्रॉप में जब सनलाइट एंटर करती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और 2 सरफेसेस से रिफ्रैक्ट होती है और लाइट डिस्पर्स हो जाती है जो हम देख पाते हैं।
मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। तो हम अपने सेकंड पार्ट को यहीं पे एंड करेंगे। पार्ट 3 में हम 11.5 और 11.6 पढ़ेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।